हेलो नमस्कार दोस्तों, G11 रैंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री इज सिनोनिम्स विथ डेट्स, यानी जो हिस्ट्री जो है वो डेट की पर्यायवाची के तौर पर इसको माना जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट, यानी ये बता रहा है कि जो पास्ट में जिस तरीके से कुछ न्यूज़ घटनाएं वगैरह घटित हुई हैं तो उनको प्रेजेंट के साथ लिंक करके बताया जाता है। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, इसीलिए हम जो हिस्ट्री जो होती है उसको डेट्स के साथ अपन लिंक करके रखते हैं और उसके साथ समझते हैं कि पहले क्या हुआ था, किस डेट्स पर हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर डेट जो होती है वो पुरानी घटनाओं के लिए, पुराने जो वॉर्स वगैरह हुए हैं तो इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट, विच डेट्स, कौन सी डेट। सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट, जो डेट्स होती है वो तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है या इम्पोर्टेंट मानी जाती है जब वहाँ पर कोई एक स्पेशल स्टोरी घटित हुई हो, या फिर किसी स्पेशल पर्सन के बारे में बताया गया हो, या फिर किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में कोई युद्ध लड़ा गया हो, या कुछ ऐसी बात की गई हो जिससे कुछ इंस्पिरेशन से वाली बात आती हो। तो इन चीज़ों के लिए जो डेट्स जो होती है वो महत्वपूर्ण तरीके से याद रखी जाती है। और फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज़ इम्पोर्टेंट, यानी ये बताया गया है कि जो घटनाएं होती है एक विशेष समूह पर ध्यान केंद्रित करना भी एक महत्वपूर्ण होता है। मतलब कोई एक स्पेशल वजह होनी चाहिए उसकी। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनके बारे में अगर अपन सुनते हैं तो उनकी डेट्स को भी याद रखते हैं कि महात्मा गांधी जी कब साउथ अफ्रीका से अपने इंडिया लौटे थे, और भारत कब आज़ाद हुआ था, अब फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन बना था। तो इसीलिए वो डेट्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है और उन तारीखों को ज़्यादा से ज़्यादा अपन इम्पोर्टेंस देते हैं। वॉट इज़ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल जो होता है वो एक ब्रिटिश रूल है जिसको इकोनॉमिक तरीके से, पॉलिटिकल एंड कल्चरली तरीके से किसी अनदर कंट्री के द्वारा एक कंट्री को डोमिनेट किया जाता है, और वहाँ पर सारे जो रूल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज़ वगैरह जो भी हैं, लॉस हैं, वो सारे किसी अनदर कंट्री के द्वारा ही डोमिनेट करके आपसे करवाए जाते हैं। तो उन रूल्स को कॉलोनियल रूल कहा गया है। हाउ डू वी पीरियोडाइज, British classification of Indian history in three categories. In 1817, James Mill, a Scottish economist and a political philosopher, in his book A History of British India, divided Indian history into three periods: first Hindu, second Muslim, third British. According to Mills, all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe, यानी इसका मतलब ये बताया गया है कि जेम्स मिल के अनुसार एशियन सोसाइटी जो है वो सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी सभ्यता के अकॉर्डिंग जो यूरोप जो है उससे लोअर लेवल पर हो, यानी उससे पीछे हो, ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। और एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जेम्स मिल जो था उन्होंने अपनी जो बुक्स थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया था: फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। Next, another classification of Indian history. Historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. यानी जो बड़े बड़े इतिहासकार हुआ करते थे तो उन्होंने हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उनको तीन भागों में उन्होंने भी क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मिडविल, मिडविल का मतलब होता है मध्यकालीन, मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। इन तीन भागों में उन्होंने हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको क्लासिफाइड किया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो ये पीरियोडाइजेशन जो है ये वेस्टर्न वाले जो इलाका जो है वहाँ से लिया गया है।
जैसे यहाँ पर बताया गया है कि बिकॉज दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। यानी ये बताया गया है कि जो पीरियडाइजेशन जो है वो वेस्टर्न से लिया गया है, जहाँ पर मॉडर्न टाइम पीरियड में जो मॉडर्न की जो जितनी भी पावर्स होती हैं जो वो, और उसके साथ साथ साइंस और रीजन्स, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के रूप में, और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के रूप में, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी भी कानून को उसमें छूट देना, या फिर कोई भी अगर काम होता है, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह की जाती है तो वहाँ पर लाइसेंस जो होते हैं उनको हटा देना, ये लिबर्टी का मतलब होता है। और इक्वलिटी, तो ये सभी जो है ये वहाँ से लिए गए, इसीलिए उन्होंने जो पीरियडाइजेशन जो है उसको वेस्टर्न से लिया हुआ बताया जाता है। हाउ डू वी नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका मतलब होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम कैसे जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये बताया गया है कि ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्स है, जो ब्रिटिश प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है, मतलब उसको एक ऑफिशियली तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। अंग्रेजों को लगा कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संरक्षित करने की ज़रूरत है। यानी वो ऐसा कहते हैं, सर्वे बिकॉम इम्पोर्टेंट, यानी सर्वे करना ज़रूरी क्यों होता है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकॉम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सर्वे करना है ये वहाँ पर औपनिवेशिक शासन के दौरान कॉलोनियल रूल्स जो ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारे इंडिया पर चलाया जाता था, तो उस समय वो एक आम चीज़ बन गई थी, मतलब डेली रूटीन का एक मतलब काम बन गया था, क्योंकि उनको सर्वे करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। क्योंकि उसका एकमात्र रीज़न ये था कि वो बिना सोचे समझे किसी भी जगह पर किसी भी एरियाज़ को अपने कंट्रोल में नहीं लेते थे। सबसे पहले उन्होंने सभी एरियाज़ के बारे में जाना समझा, वहाँ के इकोनॉमिक कल्चर के बारे में जाना, वहाँ के अलग अलग जो अर्थव्यवस्था है उन चीज़ों के बारे में उन्होंने समझा, उसके बाद ही उस पर उन्होंने राज किया। इसीलिए वो क्या सर्वेक्षण करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे। यहाँ पर बताया गया कि सर्वे लाइक बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वेर इन द लिस्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अलग अलग प्रकार के उन्होंने मानव शास्त्र, पुरातात्विक शास्त्र, वनस्पति यानी फॉरेस्ट वगैरह के बारे में जानना, और वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो उन्होंने सर्वेक्षण जो थे वो किए थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वॉट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल, यानी इसका मतलब ये क्या आ गया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या नहीं कहते हैं आप लोगों को। यानी सरकारी रिकॉर्ड्स जो है वो बेटा अगर आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाए इसके बारे में तो ये सबसे महत्वपूर्ण जड़ होते हैं, क्योंकि इनके बिना आगे का जो काम है वो भी नहीं हो पाता है, और क्या काम हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अगर आपको कुछ भी टास्क कंप्लीट करना हो तो पहले से उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। आप उसको लिखोगे, समझोगे, तभी वो आपको समझ आएगा। तो इसीलिए उस समय जो अंग्रेज जो हुआ करते थे वो इसी बेसिस पर वो काम करते थे। पहले उसके बारे में जानते थे, समझते थे, उनको रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद वहाँ के जो एरिया से उसके ऊपर उसको गवर्न करने का काम करते थे। तो और यहाँ पर बताया गया है कि मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो द एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। यानी ये बताया गया कई आधिकारिक रिकॉर्ड सच्चाई छिपाते हैं और घटना का केवल एक पहलू दिखाते हैं। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उन्होंने सही ना की हो तो उनको वो क्या करते थे कि छिपाते थे, मतलब उसको बाहर लोगों को, पब्लिक को नहीं दिखाते थे। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं भी की होती है, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार वगैरह भी होता है आजकल गवर्नमेंट में, तो उन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा नहीं बताता है। तो इसीलिए उसका कुछ आधा अधूरा काम होता है, कभी वो भी वो दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर वो गलत तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है उनको ज़रूरी क्यों माना जाता है और वो क्या नहीं कहते हैं। तो आपको भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।
यदि आपको कोई टॉपिक ना समझ आए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू।